दुनिया में अच्छी बुरी दोनों तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अच्छी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, बुरी चीजों को ज्यादा याद रखते हैं। तो ऐसी चीजों को जो अच्छी हो उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत है। आप सब में वो दोनों अच्छाइयां बुराइयां हैं। आपका भी मन कई बार उस पर जाएगा कि भाई ये आदमी कुछ दे रहा है, चाय पिला रहा है, तो क्यों नहीं चाय पी ले। लेकिन हमको बार बार उसको याद करना है, और आज का ऐसा समय हो गया है कि लोग उसको याद रखना छोड़ चुके हैं। आप जब बैठेंगे आपस में चर्चा करेंगे तो नॉर्मली अच्छी चीजों पे कम चर्चा होती है, गॉसिप्स पे ज्यादा चर्चा होती है। क्या बुराई है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बुराई है लोगों में, क्या बुराई है, उस पर ज्यादा चर्चा होती है। तो उद्देश्य ये है इस वर्कशॉप को आयोजित करने का कि मैं कुछ भी ऐसा नया बताने नहीं जा रहा हूं इस वर्कशॉप में वो सारी बातें जो आपको पता है वही बताई जाएंगी, बस उसको दोहराया जाएगा ताकि जो हम भूल चुके हैं उसको फिर से याद करें। और एक जो नेटवर्क ऑफ बैड एलिमेंट्स बन गया है, जो बुरे लोगों का एक नेटवर्क बन गया है, जो बात केवल बेईमानी की करते हैं, उससे जो कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं या आप में जो अच्छाई है उस गुड नेटवर्क को आगे बढ़ाया जाए। आप उद्देश्य समझ गए इस वर्कशॉप को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि इंटीग्रिटी जो हमारे अंदर में है, हमारे पास है, आपके पास है, सबके पास है, उसको बढ़ाया जाए, और जो बुरी चीजें हमारे अंदर है उसको कहीं ना कहीं दबाया जाए। और खास करके पर्सनल और अकाउंट विभाग के लोगों को हम बुलाने का मेरा उद्देश्य ये था। खास करके मैंने अजीत को बोला था कि सुपरवाइजर्स को ही बुलाइए, सबको मत बुलाइए। इसका उद्देश्य ये था कि हम लोग सबसे ज्यादा डील करते हैं स्टाफ के साथ। आप जो आपके यहाँ अगर कुछ बुराइयां दिखती हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, छवि को, और हमारे स्टाफ के इंटरेस्ट को। इसलिए अकाउंट एंड पर्सनल के लोगों को ही बुलाया गया था। जो इंटीग्रिटी पे हम आए उससे पहले ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि करप्शन क्या है, व्हाट इज करप्शन। बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो करप्शन का सबसे सबसे सटीक परिभाषा जो दी गई है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है। उसने करप्शन को बड़े सरल शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और वो है करप्शन इज द अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। अपने हित के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए आपको किसी अथॉरिटी द्वारा दी गई पावर का मिसयूज करना करप्शन है। आप सारे लोग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपके पास आप कोई साइन करते हैं उसका एक अर्थ है। आपने अगर साइन कर दिया, सीनियर डीपीओ साहब साइन करेंगे, किसी की नौकरी हो जाएगी, किसी की नौकरी चली जाएगी। एपीओ साहब साइन करेंगे, नौकरी हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। आप साइन करेंगे, किसी को लाखों का बिल, किसी का पास हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। लेकिन आप वो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में। दैट इज नॉट करप्शन। करप्शन तब है जब उस पावर का आप दुरुपयोग करते हैं अपने लिए। आपको लगता है कि चलो ये पावर है, मैं इसके बदले कोई, और ऐसा नहीं कि आप केवल मॉनिटरी बेनिफिट ले रहे हैं, छोटी छोटी बेनिफिट्स जो मॉनिटरी नहीं है वो भी करप्शन के दायरे में आती हैं। अब करप्शन आप देखेंगे, करप्शन को अगर कैटेगराइज किया जाए, उसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाए, तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग श्रेणियां मिलेंगी। लेकिन हम लोगों ने इसको 4, 5, 6 श्रेणियों में बांटा है अपनी सुविधा, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले मैं उसको 4 प्रकार से समझाऊंगा करप्शन का जो श्रेणियां हैं। इंटीग्रिटी पे हम आएंगे, लेकिन इंटीग्रिटी पे जाने से पहले करप्शन समझना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग करप्शन का सही मतलब ही नहीं समझते हैं। हमारे मन में ये बैठा रहता है कि किसी ने कुछ पैसा लिया तभी करप्शन है। ऐसा नहीं है। करप्शन को जो पहले मैं 4 श्रेणियां बताऊंगा, फिर 2 आप देख ही रहे हैं। एक जो सबसे मतलब कॉमन करप्शन है वो है नजराना। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कई बार लोग आपके पास आते हैं, उनका आपसे कोई काम नहीं होता है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट आपके पास आए और आपके पास वो, चूंकि आप उस पोस्ट पर हैं, आपके साथ व्यक्तिगत रिलेशन है इसलिए आए, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी खास पोस्ट पर बैठे, आप एपीओ हैं, आप एडीएफएम हैं, आप डीएफएम हैं, आपके पोस्ट के कारण कोई आता है, आपको कोई काम नहीं बोलता है, साथ में 1 किलो मिठाई लेकर आता है। आप बताइए वो करप्शन है या नहीं है? कितने लोग इसको करप्शन मानते हैं? बहुत कम लोग इसको करप्शन मान रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप करप्शन का मतलब समझेंगे, कोई व्यक्ति अगर आपके व्यक्तिगत संबंधों के कारण मिठाई लेकर आ रहा है आपके घर पर,
उसके साथ आपका कुछ रिश्ता है, वो मिठाई लेकर आ रहा है, उसकी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, तब वो करप्शन की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पोस्ट के कारण आ रहा है, आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं इस कारण कोई मिठाई लेकर आ रहा है, तो वो भी करप्शन है, उसको नजराना बोलते हैं। और आप आए दिन आप सब लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा, हम लोगों के साथ भी और हर आदमी के साथ होता है, लोग आते हैं, हम लोग उसको करप्शन नहीं मानने की कई बार भूल करते हैं। वो भी करप्शन है, उससे बचिए, क्योंकि कोई भी, देयर आर नो फ्री लंचेस, कुछ भी फ्री में नहीं होता। अगर आपके कुर्सी के कारण कोई आपके पास एक गिफ्ट लेकर छोटा सा आ रहा है, तो कभी ना कभी वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा, या कहीं ना कहीं आप बायस होंगे उसके प्रति। जरूरी नहीं है कि वो कुछ मांगे, लेकिन बार बार अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप खुद ही उसके पक्ष में डिसीजन देंगे, जो कि मे भी उसके पक्ष में ना होता अगर वो उसने मिठाई ना दिया होता तो नजराना एक पहला करप्शन है। दूसरा प्रकार का करप्शन है शुक्राना। शुक्राना से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति का कोई कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है और बहुत दिन से वो कार्य नहीं हो रहा है, आपने उससे कुछ मांगा नहीं, आपने उसका काम कर दिया, आपने उसका काम कर दिया बिना उससे कुछ मांगे, वो आया भी नहीं आपके पास, आपने खुद ही काम कर दिया, बहुत दिन से पेंडिंग था। अब वो व्यक्ति आपके पास आता है एक छोटी सी मिठाई की का पैकेट लेके, और आपको बोलता है कि अरे सर, बहुत दिन से आपने मेरा काम नहीं किया था, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था आपसे पहले, आप देखिए आपने आया, मेरा काम कर दिया, मेरे तरफ से ये छोटी सी भेंट है, गिफ्ट है, आभार है, आप जो भी समझ लीजिए। आप उसको करप्शन मानते हैं या नहीं मानते हैं? कितने लोग उसको करप्शन मानते हैं? देखिए, ये भी करप्शन है। जो नहीं मानते वो भी इस बात को समझिए कि ये भी करप्शन है। क्योंकि क्या होगा कि आपने एक बार मिठाई नहीं मांगा, आपको किसी ने मिठाई दिया काम करने के बाद, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाएगी। अगली बार आप बिना मिठाई के काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो आता है तो मिठाई लेके आता है, या कोई अगर काम कुछ दिन पेंडिंग रहेगा तो मैं काम उसके बाद करूंगा तो मुझे एक पैकेट मिठाई मिल जाएगी। मिठाई एक जस्ट एक मेटाफोर है, मिठाई के अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप शुरुआत में अगर वो शुक्राना नहीं लेंगे तो आदत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो वो भी एक प्रकार का करप्शन है, इसको समझने की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में नजराना और शुक्राना अब स्वीकार्य होने लगा है, जबकि अब आवश्यकता इस बात की है कि वो स्वीकार्य नहीं हो रहे। तीसरे प्रकार का करप्शन है हर जाना। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। आप मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल आपसे भूल से टूट जाता है, या आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस का सिपाही आता है और बोलता है कि ये आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, 2000 रुपये का फाइन है, आप फाइन भरिए। आप बोलते हैं कि 2000 मैं क्यों दूं, ऐसा करो 200 रखो और मुझे रफा दफा कर दो। इसको करप्शन मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये भी करप्शन है। आपने कुछ गलती की जिसका आपको दंड ज्यादा मिलना चाहिए था, आपने किसी के साथ उस मामले को सेटल कर लिया कम देकर, उसको बोलते हैं हर्जाना, जो कि अपने आप में एक बड़ा करप्शन है। और ऐसा भी हम लोग अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, कभी ना कभी हम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट भी किया होगा। इसके पीछे रीजन ये कि हम समझते ही नहीं कि करप्शन नहीं है। बेसिकली आज की तारीख में इंडियन सोसाइटी ने नजराना, शुक्राना, हर्जाना उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जबकि उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सर, इस तरह का रेलवे टीटी लोग के साथ हाँ, होता है। आप जो भी प्रश्न होगा हम लोग उसको लास्ट में लेंगे। चौथा जो करप्शन है, चौथे प्रकार का करप्शन है, वो है जबराना। आपके पास कोई काम किसी का पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसका काम नहीं कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो आएगा, वो नहीं आता है तो आप उसको मैसेज भिजवाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरे पास भेजो। फिर आप बोलते हैं कि ये काम कराना है, इतना पैसा मुझे चाहिए, या मिठाई का 2 पैकेट मुझे चाहिए। ये इस करप्शन को आमतौर पे सारे लोग स्वीकार करते हैं कि ये करप्शन है। और ये भी अब पहले की तुलना में इसकी स्वीकार्यता भी अब ज्यादा बढ़ने लगी है। ये भी लोग मानने लगे कि चलो ठीक है, ये तो इसका अधिकार है। तो हमारा ये कहना है कि हम केवल जबराना से ना बचे, हमको नजराना से भी बचना है, शुक्राना से भी बचना है, और हरजाना से भी बचना है। क्योंकि जैसे ही आप नजराना, शुक्राना और हरजाना की आदत डालेंगे, वो कब जबराना में बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और बाकी जो 2 करप्शन हैं जो इस दायरे में नहीं आते हैं, वो है एम्बेजलमेंट, थेफ्ट एंड फ्रॉड। चोरी कर लेना, गबन कर लेना, धोखा दे देना,
किसी का कोई पैसा है, आपने उसको रख लिया, उसको बताया नहीं, जाना था ए के अकाउंट में, बिल पास होके आपने क्या किया, उस अकाउंट को बी में भेज दिया जानबूझकर, उससे कुछ पैसा लेके। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन। चलिए, हाँ, और जो छठा करप्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग कई बार मानते नहीं है, वो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म। भाई मैं फलाने क्षेत्र का हूं, मैं फलाने जाति से बिलोंग करता हूं, मैं फलाने धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं फलाने राज्य का हूं। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग राज्य के लोग, धनबाद में तो सब जगह के लोग हैं। और अक्सर हम इस बात की भूल करते हैं कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं उसमें हम चाहे अनचाहे, ऐसा नहीं कि हर बार चाह के करें, हम लोग उस डिसीजन में इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे राज्य का है, तो ये भी अपने आप में करप्शन है। आप अगर फेयर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन। हम लोगों को ये सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि करप्शन, ये सारा जो भी मैंने आज अभी आपको बताया, ये सब एक करप्शन का फॉर्म है। और आप कहीं भी एक जगह अगर छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको और ज्यादा करप्ट अगली बार बनाएगा। भले ही आप सोच रहे हो कि ये तो बस छोटी सी चीज है, लेकिन आपको इन सब चीजों को, इसको समझने की जरूरत है। और मैं ये बताऊं कि ज्यादातर लोग इस बात को समझते भी होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में होगा, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, वो हमको यादें नहीं दिलाई जाती। मैं यहाँ धनबाद में था, हम लोगों ने भी कभी ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं आयोजित किया, तो ये हमारी गलती है। हम लोगों को बार बार इसको याद करने की जरूरत है कि करप्शन क्या है। अब एक है कि करप्शन का कारण क्या है। देखिए बहुत सारे रीजन है करप्शन के, बहुत सारे, ये मैंने सारा ये डाला है, इसके ये इंक्लूसिव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। जो सबसे पहला रीजन है करप्शन का, भारतीय सोसाइटी में आप देखिएगा कि भारत में जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, पूरे भारत के पूरे विश्व के देशों का जब जो आकलन किया जाता है, उसमें भारत का स्थान बहुत नीचे है। करप्ट देशों की सूची में भारत बड़ा हाई नंबर पे है, कि सबसे ज्यादा करप्ट देशों की सूची में है। रीजन क्या है? उसके पीछे जो रीजन है, जो मुझे सबसे पहला रीजन समझ में आता है, वो है फियर ऑफ पॉवर्टी। हम लोग जो है पिछले कई 100 सालों से गुलाम रहे हैं, हम गरीब रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी रही है, और हम सब लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कहीं ना कहीं एक साधारण बैकग्राउंड से आए हैं। और गरीबी को बहुत लोगों ने झेला होगा, आपने नहीं झेला होगा, आपके पिताजी ने झेला होगा, आपके पिताजी ने नहीं झेला होगा, आपके दादाजी ने झेला होगा, 3-4 पीढ़ियों में अवश्य किसी ना किसी ने झेला होगा। तो वो हमारे मन में बैठा हुआ है कि हम जो है एक गरीब आदमी है, और अभी भले ही हमारे पास एक सुरक्षित नौकरी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद वो नौकरी हमारे हाथ से निकल जाए, और फिर हमको क्या रहेगा। इसलिए हम लोग 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 7 पीढ़ियों का सामान इकट्ठा करने की आदत में फंसे हुए रह जाते हैं। ये जो इनसिक्योरिटी है हमारे पास, जो एक गरीबी का डर है, या अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस स्थान पे अगर आप ईमानदारी से भी काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत एक ऑलरेडी स्टेबल कंट्री है, लेकिन हमारे मन में वो डर बैठा हुआ है जिस डर की कोई आवश्यकता नहीं है। वो करप्शन का एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन उससे जुड़ा हुआ है कि इनस्टेबिलिटी इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग। हमारे सोसाइटी में युद्ध, अवसाद, अकाल, पता नहीं कितनी तरह की प्रॉब्लम आती रही। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के कारण हम जो इनस्टेबिलिटी है, वो हमने सोच लिया है कि भाई इनस्टेबल कंडीशंस में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे और कैश रहे। मैं बताऊं, जब इनस्टेबिलिटी आती है, आपके अकाउंट में करोड़ रुपए का भी कोई वैल्यू नहीं होता है। श्रीलंका में भी जब क्राइसिस आया तो जो गेहूं 100 रुपये में बिकता था, वो 10,000 रुपये में बिक रहा था, और उसको भी कोई खरीदने वाला नहीं था। उतना पैसा है फिर भी नहीं खरीद पा रहे हैं, गेहूं है ही नहीं। तो इनस्टेबिलिटी से अगर आएगा, एक तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपको पैसा नहीं बचाएगा। लेकिन हम लोग इस कारण से करप्शन में कहीं ना कहीं इंडल्ज होते रहते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा रीजन है हमारे सोसाइटी में, वो है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या? चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाना है तो भाई पैसा तो चाहिए, कैसे पढ़ाएंगे? ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे हो सकता है खुद ही पढ़ ले। दूसरा, डिजीज, बीमारी हो जाएगी, उस समय कौन बचाएगा? जबकि हम सबके पास माध्यम है, रेलवे की सुविधा है, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन हम उसमें फंसे हुए हैं। ओल्ड एज, कि भाई रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए अभी जमा कर लो जितना कर सकते हो।
अनसीन सर्कमस्टांसेस, क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, चलो अभी पैसा जमा करो, अकाउंट में भर लो। देखिए बहुत सारे लोगों के घरों से 17 किलो सोना मिला, किसी के घर से 11 करोड़ कैश मिला। तो ये वही इनसिक्योर। अब कितना चाहिए भाई, आप कितना भी, अगर 11 करोड़ कैश से आपका, 1 करोड़ कैश से आपका काम नहीं चल सकता है तो 11 करोड़ से भी नहीं चलेगा, 100 करोड़ से भी नहीं चलेगा। कैश रख के क्या कर लीजिएगा। लेकिन लोग क्यों रखते हैं, उनकी जो मानसिकता होती है वो हम सब में कहीं ना कहीं होगी, कोई उससे अछूता नहीं है, बस उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और रीजन यही है कि हम इनसिक्योर फील करते हैं, हमको लगता है कि कल क्या होगा मुझे पता नहीं, चलो अभी पैसा जमा करो। जो एक चौथा रीजन है वो है लो सेल्फ स्टीम। हमको अपने बारे में, अपनी इज्जत हम लोग नहीं करते हैं, खुद पे भरोसा नहीं होता है कि अच्छा चलो और स्थिरता आएगी, संकट आएगा तो हम निकल लेंगे। अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता है तो विश्वास किस पर होता है, पैसे पर, सोना पर, रियल एस्टेट पर, तो हम लोग उसको जमा करते रहते हैं। तो चौथा जो ये लो सेल्फ स्टीम का जो प्रॉब्लम है वो भी एक रीजन है करप्शन का। पांचवा समस्या ग्रीड, लालच। और लालच का कोई अंत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आपके पास 1 किलो सोना भी जमा आप कर लेंगे फिर लगेगा कि यार ये तो कम है। आपके पास 4 मकान होगा फिर भी लगेगा कि अरे नहीं, तो मेरा मतलब हर व्यक्ति पे 1 मकान होना चाहिए, फैमिली में 5वां कहाँ है। 5 हो जाएगा तो आप 10 ढूंढेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ग्रीड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है करप्शन का। जो अगला रीजन है वो है अनचेक्ड डिजायर्स। जी, डिजायर का क्या मतलब, इच्छा। आप सब लोग जानते हैं कि इच्छा का भी कोई अंत नहीं है, अनंत है इच्छा। आप कुछ भी, आपके पास अभी एक टीवी है 36 इंच की, आपको मन होगा कि नहीं 42 इंच की टीवी हो जाए। गाड़ी आपके पास इंडिका है, आपको मन होगा इनोवा हो जाए। तो इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं, और ये भी एक करप्शन का रीजन है। एक और रीजन है कि हमको वेतन कम मिलता है, ऐसा मतलब मन में हमारे धारणा। जबकि मैं बताऊं कि सरकारी नौकरी में आपको जितना वेतन मिलता है, प्राइवेट नौकरी में इतना काम करने पे उतना वेतन कहीं नहीं मिलता है। वहां पे आप बहुत हाई सुनते हैं, सीईओ का वेतन इतना है, तो वो काम भी उतना ही करते हैं। हम लोग जिस तरीके का काम करते हैं हमको वेतन सही मिलता है, और भारत जिस तरीके का देश है वहां पे वेतन कम नहीं है। लेकिन हमारे मन में धारणा बैठी है कि हमारा वेतन काफी कम है, इसलिए हमको अधिकार है करप्शन करने का। छठा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनएप्रोप्रिएट वर्क कंडीशन। नॉर्मली क्या होता है, आप अपना अपना आप हम तो धनबाद में रहे हैं, हमने देखा है हमारा वर्क कंडीशन अच्छा नहीं है, ये भी एक करप्शन का रीजन है। तो हमको, आप जाके देखेंगे आपका सीट क्लमजी है या टूटा फूटा है, कुर्सियां अच्छी नहीं है, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जब आप आते हैं काम से आप खुश नहीं होते हैं, आपके बैठने की जगह अच्छी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सेटिस्फैक्शन कहाँ ढूंढेंगे। सेटिस्फैक्शन ढूंढेंगे दूसरों से कुछ फेवर लेने में, उनको कुछ फायदा देने में, उसके बदले कुछ पैसा लेने में। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडिया में रीजन है करप्शन का। तो उसका उपाय भी साधारण है कि भाई आप अपना बैठने का जगह खुद ठीक कर लें। अगर मान लेते हैं कि रेलवे नहीं करा रही है, सरकार नहीं करा रही है, मान लेते हैं, वैसे तो हो ही जाता है, लेकिन अगर नहीं करा रही है तो आप खुद करा लें। एक कुर्सी खरीद के अच्छी सी रख ले, एक टेबल खुद रख ले, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप करप्ट प्रैक्टिसेस की ओर नहीं जाएंगे। जो अगला एक रीजन है वो है थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है हमारे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रोसीजर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन ये बहाना नहीं होना चाहिए करप्शन करने का। एक और मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि भाई सब करते हैं। करप्शन का क्या रीजन है, सब करते हैं, ये तो कर रहा है, वो कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो मैं क्यों अछूता रहूं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इससे भी बचने की जरूरत है। अगला रीजन है कि सिस्टम इज करप्ट। भाई सब करते हैं, सिस्टम ही करप्ट है। मैं नहीं करूंगा तो क्या बदल जाएगा, मैं नहीं भी करूंगा तो मुझे ही लोग बाहर कर देंगे। लेकिन आपको, अगर आप अंतरात्मा में झांक के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर आप ईमानदार हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बेईमान हैं तो लोगों का बाल बांका होते हुए आप अक्सर देखते होंगे, पेपर में, न्यूज में, आसपास आपको खबरें मिलती होंगी। तो ये जो हमारे मन में है कि करप्ट करेंगे, उसमें अगर करप्शन में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फंस जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होंगे तो आपके फंसने की संभावना ज्यादा है, उससे बचने की आवश्यकता है। एक और यही उससे जुड़ा हुआ ही है कि जो करप्ट लोग हैं पावरफुल हैं। कई बार हमको लगता है कि करप्ट लोग पावरफुल हैं, जबकि ऐसा होता नहीं, वो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप में से कोई इन प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होगा तो खुद के अंदर आप झांक कर देखिए, आपको कहीं ना कहीं डर होगा मन में
ऐसा नहीं है कि आप जो है करप्ट लोग पावरफुल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है कि इस बात को समझने की कि ऐसा ऐसा नहीं है। और ये सब केवल हम लोग बहाने के रूप में यूज करते हैं, एक्सक्यूजेस के रूप में यूज करते हैं। एक और रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो है ना, आज का फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हम लोग एक दूसरे और आसपास लोगों के पास देखते हैं कि भाई उसके पास टीवी 40 इंच है, मेरे पास 36 इंच है। उसके पास जो है फ्लैट 4 BHK है, मेरे पास 2 BHK है। या तो ये जो कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा वो फलाना जो अकाउंट वाला आदमी है वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, हम तो नहीं कमा पा रहे पर्सनल में, तो हमको उससे आगे बढ़ना है। आप जो अकाउंट में ईमानदार लोग हैं उसको नहीं देख रहे हैं, या पर्सनल में जो ईमानदार है उसको अकाउंट वाला नहीं देख रहा है। हम लोग किसको देख रहे हैं? हम उसको देख रहे हैं जो करप्ट है और उनसे कंपीट कर रहे हैं। ये होता है कि नहीं होता है? सबके मन में कभी ना कभी ये विचार आता है। तो मेरा ये है कि आप इससे बचिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप कॉम्पीट कीजिए अच्छाई में, जो जल्दी काम अगर कोई कर रहा है तो उससे कंपीट कीजिए, क्यों आप कॉम्पीट कर रहे हैं? अगला जो एक रीजन है वो है सोशल रिकॉग्निशन ऑफ करप्शन। अब हो क्या गया इन सारे चीजों के कारण, और हमारी अवेयरनेस, और मैंने जैसा शुरू में ही बोला कि हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं, अब इंटीग्रिटी पे बात करना ही लोगों ने बंद कर दिया है। इसके कारण क्या हो रहा है कि करप्शन को धीरे धीरे सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ रही है। लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ठीक है, ये तो करप्शन के बिना तो काम होगा नहीं, चलो इसके साथ ही काम करवा लेते हैं। तो इसके कारण भी करप्शन ज्यादा आप देखेंगे बढ़ रहा है। डॉरी सिस्टम भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई अब लड़की है तो हमको शादी करनी है तो उसके लिए हमको पैसा जमा करना होगा, वो भी एक रीजन। जबकि उसका भी क्या, आप लड़की को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा देंगे, अब डॉरी वाली कोई बात नहीं रही, धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो डॉरी सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको भी हम लोग करप्शन को स्वीकार करने का एक रीजन बना दे रहे हैं। एक और रीजन है कि मुझे भी घूस देना होगा। अभी तो मैं ठीक है, मैं नौकरी में हूं तो ले लेता हूं, बाद में जब मेरा काम पड़ेगा या मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है तो घूस देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा, ये भी हम लोग सोचते रहते हैं हमेशा, और इसके कारण भी लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं। तो आप अपना काम कीजिए, अगर आपको कहीं देना हो दे दीजिए, वहां पे भी सिस्टम्स हैं, लेकिन आप खुद लेना बंद करिए। तो अगर हर आदमी ऐसा ही सोचेगा तो फिर कहीं पे जरूरत नहीं होगी। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हैं। तो इस कारण से ये भी जो एक रीजन है जो करप्शन का है, उसको भी मतलब हटाया जा सकता है। एक और है रेंट सीकिंग बिहेवियर। रेंट सीकिंग बिहेवियर किसको कहते हैं, मैं अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो रेंट सीकिंग की, भाई मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं मेहनत करके, मैं बड़ा मेहनत करके इस कुर्सी पे बैठ गया, अब मेरी मेरा अधिकार है लोगों से पैसा वसूली करना, है कि नहीं? ऐसा कई बार आप देखेंगे आपके आसपास के लोगों में जो करप्ट है, उनके मन में वो धारणा होती है, मैं तो बैठा हूं यार, मैं तो फलाना ओएस हूं, मुझे लोग क्यों नहीं देंगे। ये भी एक करप्शन का बहुत बड़ा रीजन है। इसी को रेंट सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं कि ये पोस्ट मैंने पाया है तो अब मैं इसकी वसूली करूंगा। और लैक ऑफ ट्रस्ट, जो अंतिम लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्वास की कमी है एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति। तो हम लोग इस कारण से भी करप्शन में इंडल्ज होते हैं। अब करप्शन का कारण हमने समझा, अब उसका इफेक्ट समझते हैं, इसके बाद हम लोग इंटीग्रिटी पे आएंगे। करप्शन का देखिए मैंने 4 इफेक्ट बताया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट देखेंगे तो 4 इफेक्ट है: पॉलिटिकल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है वो तो है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मैं सबको तो नहीं बदल सकता, लेकिन 2 जो कॉस्ट हैं जो नीचे लिखे हुए हैं वो है पर्सनल कॉस्ट और फैमिली कॉस्ट। अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं, उसका असर आपके पर्सनल जीवन पे पड़ता है, और आप ही के नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सनल जीवन पे भी पड़ता है और उसके फैमिली पर भी पड़ता है। ये कैसे पड़ता है वो आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए मैंने 2 केस स्टडी लिया है। एक केस स्टडी है रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो आप देखते होंगे सड़कों पे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत लोग मरते हैं। और दूसरा सीजीए से रिलेटेड। सीजीए आप लोग सब लोग समझते हैं,
जो अनुकंपा पे जो नियुक्तियां रेलवे में होती हैं, इस दोनों से रिलेटेड है। रोड एक्सीडेंट से में आपने देखा होगा कि भारत में रोड एक्सीडेंट सबसे अधिक होता है, और रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। ये एक फैक्ट है, डाटा आप वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतना रोड एक्सीडेंट इंडिया में ही क्यों होता है? क्यों होता है, कभी किसी ने सोचा है? आप मुझे बताइए कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है? आपने ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया? आपने ट्रायल दिया? आपने ट्रायल दिया था? कितने लोगों ने ट्रायल देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया? जो मतलब प्रॉपर बिना किसी कोई पैसा दिए, बिना कोई घूस दिए, कितने लोग का ड्राइविंग लाइसेंस बना? कितने लोग का बिना कुछ किए ड्राइविंग लाइसेंस बना? एग्जैक्टली देखिए, कुछ लोग मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सारे लोग सारा प्रोसेस काम नहीं होता है, लेकिन ये है कि आप देखेंगे कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और उसमें ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां होती हैं, और लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता महसूस नहीं होती। कई बार ट्रायल भी नहीं लिया जाता। कुछ जो सिंडिकेट काम करता है, आप उसको कुछ पेमेंट करते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है। इवन अगर आप ट्रायल देते भी हैं तो ट्रायल का जो स्टैंडर्ड है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता। आप अमेरिका जाएं, वहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में बहुत दिक्कत होगी। जो भी भारत विश्व के विकसित देश हैं, वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। वो सेम स्टैंडर्ड्स इंडिया में भी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का बड़ा ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड जो होना चाहिए एक किसी अच्छे देश में, वो भारत में भी है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर बिना उसको फॉलो किए ड्राइविंग लाइसेंसेस बन जाते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन इन्वॉल्व होता है। उसका परिणाम क्या होता है? आप देखिए, जो एक्सीडेंट्स होते हैं ज्यादातर वैसे ड्राइवर्स करते हैं जिन्होंने उस प्रोसेस को नहीं, वो गाड़ी चलाना कहीं सीख गए, बस स्टीयरिंग चलाना सीख गए, आगे पीछे गियर कर लिया, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है समझ लिया, लाइसेंस किसी ने बनवा दिया, ट्रक पे बैठ गया। वही आदमी किसी न किसी को कहीं ना कहीं रौंद देता है। और या इवन जो छोटी गाड़ियों से भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वैसे ही लोगों से होते हैं जिसने ड्राइविंग की पूरी ट्रेनिंग नहीं ली है, और बिना ट्रेनिंग के किसी से सीख कर। कितने लोगों ने ड्राइविंग सीखी है स्कूल जाकर? मैं बताता हूं, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ड्राइविंग स्कूल जाके सीखते हैं। मैंने किसी और से सीख लिया, उसने किसी और से सीखा था, कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं किया, जबकि नियम है कि आपको ट्रेनिंग स्कूल में जाना है। उसके बाद हमने जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया कुछ पैसा खर्चा करके, फिर एक्सीडेंट हो गया। उसका कॉस्ट कहां कहां पड़ा? कॉस्ट कहां कहां पड़ा? उसका कॉस्ट उस व्यक्ति पे पड़ा जिसकी मौत हुई, उसका कॉस्ट उसके परिवार पे पड़ा, फैमिली पर पड़ा, फैमिली बर्बाद हो गया, जो उसका आय का साधन था वो खत्म हो गया। रोकने का क्या तरीका है? बहुत साधारण सा तरीका है। आप जो ड्राइविंग लाइसेंस बनने का सिस्टम है, वहां पे अगर करप्शन नहीं हो, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो किया जाए, किसी की मौत रोड एक्सीडेंट से नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी, वो दुर्घटनावश होगी। अभी एक्सीडेंट नहीं है, अभी ये होमिसाइड है, क्योंकि आपने ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे आदमी को दे दिया जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी स्टीयरिंग पे बैठा नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उसको केवल आईडी कार्ड के रूप में यूज कर रहा है। ऐसे लोग हैं। और फिर वही लोग जब एक्सीडेंट करेंगे, उसका कॉस्ट हम सबको, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा कोई अछूता नहीं है, हम ही सड़क पे अगर कभी पैदल जा रहे हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। इसका रीजन क्या है? रीजन है करप्शन इन मेकिंग लाइसेंसेस। तो इसका जो कॉस्ट है, आपने समझा, ये एक पहला केस स्टडी था। करप्शन का जो पर्सनल और फैमिली लेवल पे जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा है। अगर जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से, जो सेकेंड एग्जांपल है वो है करप्शन इन सीजीए। धनबाद में तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन मैं किसी डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं। होता क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसमें कोई इन्वॉल्व है, अगर कोई भी आदमी इन्वॉल्व है, इसका इम्पैक्ट कहां कहां पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है कि आप सोचिए, जो पैसा आपको दे रहा है रिक्रूटमेंट के लिए,
चाहे सीजीए के लिए दे रहा हो, चाहे किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए दे रहा हो। खास करके अगर सीजीए के लिए दे रहा है तो पैसा कहां से दे रहा है? किसी व्यक्ति की, किसी के घर में किसी एक व्यक्ति की जो कि अर्निंग मेंबर था, उसकी मौत हो गई, उसकी सैलरी आनी बंद हो गई। और ये हम सब में से किसी के साथ कभी भी हो सकता है। किसी की मौत हो गई, उसकी सैलरी आनी बंद हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, उसको उसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा, उसको पेपर बनवाना पड़ा, उसके पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी जो आदमी मरा है उसके इलाज में खर्चा हो चुका है, उस आदमी के मरने के बाद जो हमारे यहाँ क्रियाकर्म में लोग काफी खर्चा कर देते हैं उसमें खर्चा हो चुका है, और उसके बाद उसको पेपर्स बनाने में काफी खर्चा हो चुका है। जब ये सब सारा पेपर बन जाता है फिर हम उससे पैसा मांगते हैं। और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि यहाँ पे करप्शन, अभी हम लोगों ने, विजिलेंस ने एक केस को पकड़ा है जिसमें उसने अकाउंट में पैसा लिया, एक डब्ल्यूआई ने अकाउंट में फोन पे से कि भाई आपकी हम अनुकंपा में नियुक्ति करा देंगे, इतना पैसा हमको दे दीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी व्यक्ति का या किसी डिवीजन का या यूनिट का, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं। इसका उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है उस व्यक्ति पे, आप सोचिए। उसका इंपैक्ट यही पड़ता है कि पहले तो उसके पास ऑलरेडी वो डिस्ट्रेस्ड है, उसके पास पैसा नहीं है, और आपने उस पर एक एडिशनल लोड डाल दिया। अब उसकी आवश्यकता है तो वो तो कहीं ना कहीं से पैसा देगा, ज्यादातर वो पैसा लोन से आपको देता है, या तो जो आपने दो तरीके से देगा, या तो आपने जो सेटलमेंट पेमेंट कराया वहां से देगा, या लोन से देगा। अगर लोन से दे रहा है तो उस पर हाई इंटरेस्ट में उसको लोन मिलेगा। बैंक तो घूस देने के लिए पैसा देगी नहीं लोन पे, बैंक तो उसका मांगेगी भाई आपका अर्निंग सर्टिफिकेट कहाँ है, आपकी संपत्ति कहाँ है, जो कि उसके पास है नहीं। तो वो कहां से लेगा? किसी मनी लेंडर से लेगा। और आप देखते होंगे इसी धनबाद डिवीजन में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनुकंपा के समय घूस लिया है और जीवन भर उसको चुका नहीं पाते हैं, बहुत लंबे समय तक उनको वो पैसा जो है मनी लेंडर को ब्याज पे देना पड़ता है लोग, आप जानते होंगे मनी लेंडर्स का यहाँ पूरा कई बार मैंने देखा है। तो उसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ा? उस व्यक्ति पे पड़ा जिस व्यक्ति ने घूस लिया, जिस व्यक्ति ने घूस दिया, जो नौकरी में आया, साथ साथ उसके फैमिली पे पड़ा। और दो तरीके से पड़ा, एक तो उसकी पढ़ाई लिखाई, ये सब जो पैसा किसी और चीज के लिए यूज होना चाहिए था वहां पर यूज नहीं हो पाया, इलाज में यूज नहीं हो पाया, पढ़ाई लिखाई में यूज नहीं हो पाया, वो पैसा यूज हुआ करप्ट प्रैक्टिसेस में। और जो फैमिली के लोग हैं उनके मन में वो विश्वास भी आ जाता है कि भाई बिना पैसा दिए कुछ काम नहीं होता। इसका इंपैक्ट एक और बड़ा इंपैक्ट होता है, आप देखिएगा बहुत सारे रैकेट चलते हैं जो बोलते हैं कि भाई रेलवे में नौकरी कराना है तो आप पैसा दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे। उसका हमारे किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, वो जस्ट उसको ये पता है कि लोगों का विश्वास नहीं है सिस्टम पे, उसका फायदा उठा के कोई बाहरी थर्ड पर्सन उससे पैसा ठग रहा है। अनुकंपा के आधार पे ऐसे भी नौकरी लगाने के नाम पे लोग पैसा ठग रहे हैं। रीजन ये है कि हम कहीं ना कहीं वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका जो इंपैक्ट है उस व्यक्ति पे पड़ रहा है, उसके परिवार पे पड़ रहा है और पूरे समाज पे पड़ रहा है। तो इसका फैमिली कॉस्ट है, इंडिविजुअल कॉस्ट है और सोशल कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, ये सब तो अलग है। तो इसका बहुत हाई इंपैक्ट है करप्शन का। और हम, ऐसा नहीं कि हम में से कोई अछूता है, आप हो सकता है कि आप बड़े पावरफुल पोजीशन पे रेलवे के अंदर हो, आपका काम ऐसे ही हो जाता होगा, लेकिन आप किसी दूसरे जगह पर जाएंगे वहां पर आपको, तो अगर हम लोग ये जिम्मा ले कि हमारे यहाँ हम पहले नहीं करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर भी पड़ता है। इसका इंपैक्ट आपने समझा। अब ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम आते हैं इंटीग्रिटी पर। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी का भी जब आप देखेंगे किताबों में तो बहुत सारी तरह तरह की परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन मैंने बड़ा एक छोटा सा परिभाषा लिया है जो कॉर्ल लुईस, एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, उनकी परिभाषा है। इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग, सही करना, बस सिंपल, राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप वो करें जो सही हो और उस समय भी करें जब कोई देख नहीं रहा हो। अभी मैं बैठा हुआ हूं, आप सही कर रहे हैं, सीनियर डीपीओ साहब बैठे हुए हैं या इनका आपके ऊपर कंट्रोल है, इन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप सही कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो इंटीग्रिटी नहीं है, वो ठीक है, वो एक गुड कंडक्ट है। इंटीग्रिटी का मतलब है जब कोई नहीं है आपको देखने के लिए फिर भी आप सही कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रिटी। और सही लगने में और सही होने में अंतर होता है। हो सकता है कुछ चीजें आपको सही लगे लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो सही होना क्या है, और अब आप पूछेंगे कि सही है क्या, वो आपको खुद पता है। आप अंदर झांकेंगे, अंतरात्मा में देखेंगे, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है।
आपको बचपन में जो चीजें सिखाई जाती हैं वो सही है, जो आप सीखते हैं आसपास के लोगों को देख के, उनके साथ कॉम्पीट करके, वो सही लगता है लेकिन सही है नहीं। सही वो है जो आपके अंदर की आवाज है। इंटीग्रिटी आपने समझा, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मैंने इंटीग्रिटी के 10 एसेंशियल्स जो एलिमेंट्स हैं, जो 10 तत्व हैं, उनको एक समराइज किया है। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। ये ऐसी 10 चीजें जो, इसको आप 10 पिलर्स बोल सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है ना, तो आपका वो इंटीग्रिटी वाला, उसके दायरे में आप आएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि इंटीग्रिटी केवल आप जो है मतलब कोई एक चीज इनमें से कर रहे हैं तो आप इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। इंटीग्रिटी के लिए ये 10 चीजें होनी चाहिए। पहली क्या है? डूइंग राइट थिंग, सही करना। वो मैंने आपको बताया, डेफिनेशन का ही पार्ट है। विदाउट फियर, बिना डरे, किसी से डरना नहीं है। आप बिना डरे, बिना किसी को फेवर किए अगर सही काम कर रहे हैं, और आपको किसी रिवॉर्ड की भी आवश्यकता नहीं। आप ऑफिस आ रहे हैं, आपको उसके लिए क्या रिवॉर्ड मिलना है? जैसे ही आपकी इच्छा है कि भाई मैं तो बड़ा मेहनत से, ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन सीनियर डीपीओ साहब तो मुझे डीआरएम अवार्ड आज तक दिलवाए ही नहीं, जैसे ही आपके मन में यह भावना आई, यू आर नॉट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी फियर के आप सही काम करें। दैट इज इंटीग्रिटी। दूसरा है फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ रूल्स। एक्चुअली जो दो चीजें होती है, एक होता है रूल को मानना, दूसरा होता है स्पिरिट ऑफ रूल को मानना। आप अगर महाभारत देखेंगे तो दुर्योधन ने कभी किसी रूल का उल्लंघन नहीं किया। जो भी काम किया सारे रूल के तहत किया, लेकिन उसमें वो स्पिरिट ऑफ रूल को मानने की बात नहीं थी। वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं था। मैन ऑफ इंटीग्रिटी कौन था? कृष्ण, जिन्होंने कई बार रूल आवश्यकता पड़ने पे तोड़ा, लेकिन उनका जो स्पिरिट था रूल का, उसको नहीं तोड़ा। या राम, उन्होंने भी कभी किसी स्पिरिट को नहीं। स्पिरिट से आप मतलब समझते हैं ऑनेस्टी में, या सिंपल ऑनेस्ट होने में। जैसे क्या है कि कोई रूल है, उस रूल को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको आपने ऐसे बेंड कर दिया जिससे उसका फायदा आपको हो रहा है। और जो रूल, तो वो रूल का आपने नहीं तोड़ा, रूल आपने उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। लेकिन कोई ऐसा रूल है जिससे आपको नुकसान होने की संभावना है, उसको आपने थोड़ा सा बाईपास कर दिया। ऐसा अक्सर आप देखेंगे कई बार होता है। रूल फॉलो करना केवल इंटीग्रिटी नहीं है, स्पिरिट ऑफ रूल फॉलो करना इंटीग्रिटी है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तीसरा है ट्रूथफुलनेस, सच बोलना। ये तो आप सब लोग जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें सच्चाई हो। आप रॉन्ग फैक्ट्स नहीं दें, गलत इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे, गलत चीजें ना बताए, सही बोले। दैट इज सिंपल है, ये आप सबको समझ में आता है। चौथा है नो कन्फ्लिक्ट्स इन वर्ड्स एंड एक्शंस। इसका मतलब भी आसान है कि आपके बोलने में और आपके करने में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बड़ा लेक्चर दे रहा हूं और मैं अभी बाहर जाऊं और वो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाऊं, तो क्या मैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी हूं? नहीं हूं। हम जो बोलते हैं अगर वही करते हैं तभी हम लोग मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका पिलर है, और अक्सर हम सब में कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। इसलिए इसको बार बार दोहराने की जरूरत है, और इसीलिए ये वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित किया है। पांचवा फेयरनेस। फेयरनेस मतलब जो पहले भी मैंने आपको बताया, फेयरनेस का मतलब है कि आप सबको बराबर रखिए। ये मेरे घर का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे रीजन का है, ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे धर्म का है, ये इंटीग्रिटी नहीं है। आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई आपका पसंद का है, नापसंद का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप फाइल पे डिसीजन ले रहे हैं, जब आप किसी पोस्ट पर बैठकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, यू शुड फेयर। आपके लाइक, अनलाइक, बायस, अनबायस, इससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देन यू आर द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। जो छठा है वो है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एक बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालेंगे तो आगे भी काम देगा। मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में भी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप पहला तो, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आपने कुछ अच्छा किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लेते हैं। भाई बड़ा अच्छा काम हो गया तो हर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि जब आपसे कोई गलती हो जाए उस समय आप अपनी गलती को स्वीकार करें। दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है डोंट ब्लेम अदर्स। इसका दो पहलू है जो मैंने बताया टेकिंग। पहला तो आप अगर गलती हुई उसको स्वीकार करिए, और
अगर स्वीकार कर ले रहे हैं अच्छी बात है, दूसरे को तो कम से कम ब्लेम मत कीजिए। अक्सर हम लोग जस्ट अपोजिट करते हैं, गलती हो जाती है तुरंत पहले ये सोचते हैं कि ब्लेम किसको करना है, और जैसे ही हम ब्लेम करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। वो धीरे 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 हमारे पर्सनैलिटी पे असर करती है। गलती हो स्ट्रेट फॉरवर्ड आइए, स्वीकार कीजिए, उससे आपका रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप गलती स्वीकार करेंगे, आप खुद देखिए जब भी आपने गलती स्वीकार की होगी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन हमारा स्वभाव क्या हो गया है कि हम गलती करने के बाद सजा के डर से पता नहीं क्यों हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किसको ब्लेम सबसे पहले कर दिया जाए जिससे मैं बच जाऊं। तो ये एक पिलर है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, आप जो भी करते हैं वो सामने होना चाहिए, किसी से छिपाने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, आपको किसी से भी कुछ भी छुपाना जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं आपके लिए। जो करते हैं सामने दिखा कर करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीक्रेट काम है, जो आप गोपनीय काम है, उसको भी आप सबको दिखाना, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड सबको बता दीजिए, ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब है कि आपके मन में वो भय नहीं हो कि कोई हमारे किसी कंडक्ट के बारे में जान जाएगा। आप वैसा कंडक्ट कीजिए जो किसी को पता चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला जो इसका एक पिलर है वो है मॉरल कन्विक्शंस। मॉरल कन्विक्शंस का क्या मतलब होता है? मॉरल कन्विक्शंस का मतलब होता है जो आपकी जो धारणाएं हैं, आपके जो विचार हैं, जो आप जिस पे आप बिलीव करते हैं, और वो हो सकता है कि दूसरों से मेल ना खाता हो। अभी हमारे समाज में हो सकता है कि इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी की बात करने वाले लोग कम हो, उससे क्या हमको फर्क पड़ना चाहिए? हमारा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी कहलाएंगे। हमारा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम चाहे भले ही 100 में 99 लोग उस कन्विक्शन पे विश्वास ना करते हो, लेकिन हम अकेले उस कन्विक्शन पे विश्वास करने की हमारे अंदर शक्ति हो, देन यू आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी। और ये भी चीज एक हमारे सोसाइटी से मिसिंग होती जा रही है। अगला है मॉरल करेज। मॉरल करेज और मॉरल कन्विक्शन में थोड़ा सा फर्क है। मॉरल कन्विक्शन का मतलब आप जिसको जो मानते हैं, जिन सिद्धांतों को, उस पर आप हैं। करेज का मतलब है स्टैंड रहना। आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं और लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, मत करो, आपको अंदर अंतरात्मा में आपको पता है कि ये सही है, और वो अगर सही है आप उस पर विश्वास करते हैं और आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, आप उस पर अडिग रहते हैं, दैट इज मॉरल करेज। उस मॉरल करेज की भी कमी होती जा रही है। वो भी इंटीग्रिटी का एक एसेंशियल एलिमेंट है। और 10वां लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है कंसिस्टेंसी। ये सारी चीजें आप में हैं, लेकिन वो बस आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से है। आज मुझे सूट कर रहा है तो मैं ट्रूथफुल हूं, मैं फेयर हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। कल मुझे सूट नहीं करेगा, मैं नहीं रहूंगा। अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ इन प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाते हैं, यू आर नॉट द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी वाला तत्व तो मिसिंग हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो 10 है, ये बहुत ऐसा देखने से कई बार लगता है कि बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, और ये तो हमारे जैसे आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। ये आप सब में है। बेसिकली कोई व्यक्ति नहीं है जो इनसे अछूता है, ये आसान है। बस हम लोग उसको धीरे धीरे जैसे एक हम नौकरी में आते हैं और कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं तो इनको भूलने लगते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप आज से अगर डिसाइड करते हैं कि मैं इंटीग्रिटी के रास्ते पे चलूंगा, तो आप पहला ये डिसाइड करें कि मैं कंसिस्टेंटली चलूंगा, मैं रोज चलूंगा। जैसे ही आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे फिर वो आप डाउनवर्ड जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का बेनिफिट क्या है? अभी तो इंटीग्रिटी ये है वो है सब हमने बताया, लेकिन उसका बेनिफिट भी कुछ है। अगर बेनिफिट नहीं है तो मैं क्यों अपनाऊं? मैं बताऊं, इसके मैंने ये जो 8 मैंने बताए हैं ये कंप्लीट नहीं है, ये पिलर्स नहीं है। इसमें और भी आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने 8 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने डाला है। और मैं बताता हूं, ये आप अगर एक बार इस हम लोग समझते नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी आपके मन में द्वंद होगा, इंटीग्रिटी, नॉन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, तो वो द्वंद खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रिटी बहुत बेनिफिशियल है, और इसी चीज को हम लोग भूलते जा रहे हैं। पहला जो बेनिफिट है वो है इंक्रीज सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर सत्यनिष्ठा पे चलते हैं, आपके जीवन में अगर इंटीग्रिटी का महत्व है, तो आपका सेल्फ स्टीम, आपकी अपनी सोच अपने बारे में अच्छी होगी।
और आप खुद को सम्मान देंगे। आप देखिए, अगर कोई करप्ट है, पहले तो वो खुद ही डरा रहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, और वो उसकी खुद की इज्जत अपने प्रति कम होती है। तो आपने देखा होगा आसपास में। और मैं आपको बताऊं कि इतनी नहीं, उनके घर वालों की, परिवार वालों की, उनके बच्चों की, उनकी इज्जत भी उनके प्रति कम होती है। ये असर दिखता है। आपका खुद का जो सम्मान है अपने बारे में कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ज्यादा करप्ट होते जाते हैं, आपका सम्मान अपने बारे में घटता जाता है, और फिर आप उसको दूसरी चीजों से, अहम से, ईगो से, पैसे से, संपत्ति से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर में आपको पता होता है कि आपका सम्मान कम है अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं। और आपके बच्चे, आपके परिवार वाले सब आपके उस कमाई का फायदा उठाते हैं और गलत रास्ते पे जाते हैं, लेकिन उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान कम होता है, इसीलिए वो गलत रास्ते पे जाते हैं। तो ये अगर केवल इस चीज को समझ लिया जाए, आपका सम्मान इतना बढ़ेगा, अपने दूसरों के प्रति नहीं, आपका सम्मान अपने मन में अपने प्रति बढ़ेगा अगर आप ईमानदारी वाले रास्ते पे चलेंगे। दूसरा, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आप क्या है कि आप जैसे ही आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी घटने लगती है। आप जिम्मेवारी लेने से बचते हैं। आपको जिम्मेवारी आप तभी लेते हैं जब आपको कुछ फायदा दिखता है। लेकिन आप अगर जिम्मेवारी के लिए जिम्मेवारी लेते हैं तो आने वाले बाकी चीजों में भी अगर आप ज्यादा आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं तो आप अकाउंटेबल होते हैं अपने काम के प्रति, ऑफिस के काम के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। फिर वो आपके पर्सनैलिटी में आ जाता है। फिर आप घर जाते हैं, आप अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। आप अपने वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। आप अपने परिवार के जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनके प्रति आप ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। और उससे आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपके जीवन में तनाव कम होता है, और जरूरत नहीं है कि आपको कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कम प्रॉब्लम्स आती है। ये बहुत बड़ी चीज। आप जैसे ही अकाउंटेबल होइएगा, आप जिम्मेवारी लेना शुरू कीजिएगा, आप एज अ मैन ग्रो कीजिएगा, एक चाइल्ड से आप एडल्ट बनिएगा, और वो बहुत जरूरी है। उस इंटीग्रिटी नहीं रहने से हम वो एक ऐसी चीज मिस कर रहे हैं जिसकी हमको समझ नहीं है। तीसरा, जो ये हमने सब ज्यादातर लोगों ने एहसास किया होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्गर पर्सनल ब्रांड बनता है। आप देखते होंगे कि हमारे ऑफिस में फलाना आदमी है जो एकदम 100% ट्रस्टवर्दी है, 100% ऑनेस्ट है, 100% ईमानदार है। उसका एक रेप्यूटेशन होता है। चाहे कितना भी करप्ट आ जाए, उसको एक इज्जत की नजर से देखता है। जो इंपॉर्टेंट काम होता है उस पर उसको लगाया जाता है। यह आपने देखा होगा। तो वो एक आपका पर्सनल ब्रांड बनता है अगर आप ईमानदारी के रास्ते पे या इंटीग्रिटी के रास्ते पे चलते हैं। चौथा है पॉजिटिव रेप्यूटेशन। आपका एक ब्रांडिंग हो गया, रेप्यूटेशन अच्छा ऑटोमेटिक होगा। ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं उस तरीके से, और रेप्यूटेशन का मतलब है कि उसकी जानकारी फैल जाती है। केवल आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आपके समाज में, आपके परिवार में लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो ईमानदार आदमी है। तो वो रेप्यूटेशन और उस रेप्यूटेशन का फायदा आपको बहुत सारी चीजों में होता है, और वो फायदा ऐसी जगहों पे होता है जो आपको आइडिया ही नहीं होता। आपको लगता था कि ये काम बड़ा टफ है, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं तो एक ओएस हूं यहाँ पे। आप जाते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, अरे आप फलाने, आपका तो बहुत नाम सुना है, और आपका काम हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों हो गया। कई बार लोग आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों के मन में होता है कि नहीं, ये ईमानदार आदमी, इसका काम कर दो। चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपका रेप्यूटेशन अच्छा होगा, आप जो चीजें आपके लिए टफ थी पहले, वो आसान होती जाएंगी। तो वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जो एक अगला जो बेनिफिट मैंने लिस्ट आउट किया है वो इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ईमानदार हैं, आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, इसका जो एक सीधा साधा एकदम सामने जो मिलता है वो है कि आपके लिए अवसरों की संख्या बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं आपके लिए। आप अगर बेईमान है तो आपके पास वो संख्या कम रहेगी, अवसर कम पैदा होंगे। लेकिन आप ईमानदार हैं तो आपके अवसर बढ़ेंगे। कैसे अवसर बढ़ेंगे? आपने आसपास अपने उसमें देखा होगा, कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो लोग किसको ढूंढते हैं? कोई अच्छी पोस्टिंग आई, लोग किसको ढूंढते हैं? जो टॉप लेवल पे के जो पोस्ट है पहले उनको ढूंढा जाता है, जो जिसमें इंटीग्रिटी रहती है। जो बेईमान है वो पहले ही बाहर हो जाता है, और वो अगर है भी किसी पोस्ट पे किसी तरीके से पहुंच गया, कब बाहर हो जाएगा उसको खुद पता नहीं होता है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो खुद ही उसको संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ेंगी, आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उस अपॉर्चुनिटीज का आपके लाइफ में आपको फायदा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड एंड नो स्ट्रेस।
पहला तो आपके दिमाग में शांति रहती है। आप पैसा 10 करोड़ जमा करके कहाँ रखते हैं लोग? आप देखिएगा जिनके घरों से 17 किलो सोना और 11 करोड़ नगद मिलता है, वो पैसा कहाँ रखते हैं? बेड के नीचे, बोरा में, टॉयलेट के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ छिपा कर रखते हैं। आपके पास अभी 1 करोड़ मैं दे दूं तो आप दिमाग आपका भारी हो जाएगा कि क्या करेंगे इस पैसे का, कोई छीन तो नहीं लेगा, कोई छापा तो नहीं पड़ जाएगा, कोई सीबीआई तो नहीं मेरे यहाँ आ जाएगी, इनकम टैक्स तो नहीं आ जाएगा। अगर आपके पास उतना ही है जो आपने राइटफुल मीन से अर्न किया है, तो आपके जीवन में मानसिक कम से कम शांति होगी। और वो मानसिक शांति आपको जो वो शांति है, वो एहसास केवल वही कर सकता है जिसके पास उस तरीके की शांति है। उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। आप अगला वही है कि आप स्ट्रेस से बचेंगे, बीमारियां नहीं होंगी। ज्यादातर बीमारियां भारत में क्यों होती हैं? कैंसर क्यों होता है? कैंसर का क्या रीजन है? आपको हार्ट की बीमारियां क्यों होती हैं? एक तो रीजन है कि भाई सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा काम वाम नहीं करते, दैट मे बी द रीजन। लेकिन ज्यादा बीमारियां, अगर आप एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं तो आपके मन में स्ट्रेस के कारण होता है। वो स्ट्रेस, मैं नहीं बोलता हूं कि केवल करप्शन के पैसे का स्ट्रेस होगा, आपके जीवन का स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे एसोसिएटेड होता है। अगर आप करप्ट नहीं है, आपके पास राइटफुल मीन से अर्न किया हुआ की भी संपत्ति है, तो आप स्ट्रेस से बचेंगे। और स्ट्रेस से बचेंगे तो आपको बीमारियां कम होंगी। आपका वो जो एक साइकिल है ना, वो पूरा नहीं होगा। आपको बीमारियां कम होंगी, आपका दवाई में पैसा कम खर्चा होगा। आपके बच्चों को पता होगा कि हमको खुद करना है, वो खुद से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो पीस ऑफ माइंड और नो स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इंटीग्रिटी अपनाएंगे, ये बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगला जो मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप इंटीग्रिटी के रास्ते पे चलते हैं, तो आपका जो ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये जितना मैंने इम्पैक्ट आपको बताया, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल ब्रांड, वो केवल आपके ऊपर नहीं पड़ता, आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, आपके परिवार के लोगों के ऊपर भी पड़ता है। और जैसे ही आप बेईमानी वाले रास्ते पे जाते हैं, उन पर भी वो निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर असर पड़ता है कि अच्छा, हमारे फादर, हमारे मदर, हमारे पेरेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां ईमानदार हैं, तो वो जो आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, वो आत्मसम्मान आपके बच्चों का भी बढ़ेगा, आपके परिवार के लोगों का भी बढ़ेगा, वो भी सही रास्ते पे चलेंगे। तो आपने, मुझे लगता है, ये समझा होगा जो बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स के बाद कंसिक्वेंसेस। अगर आप इंटीग्रिटी नहीं अपनाते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, वो मैंने आपको बताया। अगर आप नहीं अपनाते हैं तो क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान हो सकता है, वो भी मैंने लिस्ट आउट किया है। छोटा सा मैं, टाइम हो गया, मैं संक्षेप में इसको पढ़ूंगा कि आपका जो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कम हो जाता है। अगर आप बेईमान हैं, आपके आसपास के लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपको, उनको पता है कि आपने जो बोला वो करेंगे नहीं, तो क्यों विश्वास करेगा कोई? आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लोग पीठ पीछे आपका ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका आदर नहीं करेंगे। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स डैमेज होंगे, आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और आपके अपने परिवार के लोगों के साथ। अगर आप बेईमानी वाली चीजों में है तो आप देखते होंगे जो करप्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्मली उनके बच्चों का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं होता है। रीजन यही होता है क्योंकि वो दोनों का अपने अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट कम रहता है, रिलेशनशिप डैमेज होते हैं। अगला जो इसका कंसिक्वेंसेस है, लीगल एंड फिनेंशियल कंसिक्वेंसेस। आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, आपके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ सकता है, आपके यहाँ इनकम टैक्स की टीम आ सकती है, आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं। आप देखिए, विजय माल्या, करप्ट प्रैक्टिसेस से उन्होंने पैसा लिया, उसका परिणाम क्या है कि देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा, संपत्तियां जब्त हो गई। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, कई ऑफिसर्स को आपने देखा होगा कि वो काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पे थे, रिटायरमेंट वाले एज में थे, बट जस्ट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ना उनका रेपुटेशन खत्म हुआ, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई, जेल जाना पड़ा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के डेट में जो अभी हम जिस तरीके के उसमें काम कर रहे हैं, हमको इसको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप बाकी रीजन से भले ही आप ईमानदार नहीं हो, कम से कम इसके कारण तो जरूर ईमानदार हो जाइए, क्योंकि आपने जो भी कमाया है वो पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा आपकी एक बार में नष्ट हो जाएगी। चौथा, रेपुटेशन डैमेज। मैंने पहले ही बताया, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं। आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, आपके पास अफसर ही नहीं आएंगे अगर आपकी छवि बन जाएगी तो बेईमान है। मान लीजिए आप फंस गए किसी बेईमानी, आपको
सीबीआई ने ट्रैप कर लिया, विजिलेंस ने ट्रैप कर लिया, विजिलेंस ने आपके खिलाफ केस बना दिया, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपका प्रमोशन नहीं होगा, विथहेल्ड हो जाएगा। तो ये तो कंसिक्वेंसेज हैं जो कि एकदम दिखती हैं। कम से कम इनसे बचने के लिए भी इंटीग्रिटी अपनाने की आवश्यकता है। अगला, इंक्रीज्ड स्ट्रेस। अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपको बीमारियां इससे एसोसिएटेड हो सकती हैं। डिक्रीज सेल्फ स्टीम। अगला जो है वो आपका आपका अपने प्रति सम्मान घटेगा, आपका खुद का सम्मान घटेगा अपने प्रति। और आप खुद झांकिएगा, आप या अपने आसपास के लोगों को देखिएगा जो करप्ट लोग हैं जिनको आप जानते हैं, अगर आपको पता है, आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं खुद दुखी होते हैं अंदर से, उनको खुद के प्रति एक खींच होती है। उससे बचने के लिए भी ये भी एक बहुत वाइटल कंसिक्वेंस है। और अगला जो इम्पैक्ट है वो है आपके फैमिली पर और आपके बच्चों पर भी। ये जो जितने निगेटिव इम्पैक्ट्स मैंने बताए, पहले भी मैंने बताया था पॉजिटिव इम्पैक्ट में, उसका असर आपके फैमिली और आपके बच्चों पर पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट का भी असर आपके फैमिली और आपके बच्चों पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि हम इंटीग्रिटी अडॉप्ट कैसे करें। भाई हम पहले तो, सबसे पहले इसमें मैंने भले ही उसको नहीं लिखा है, सबसे पहले कि आप मानना शुरू कर दीजिए कि आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं। पहले हम तो सोचते ही नहीं, हमको लगता है कि नहीं यहाँ तो हो ही नहीं सकता कोई। नौकरी में आने से पहले आदमी सोचता है कि भाई हम तो यहाँ तो आ रहे सरकारी नौकरी में, ईमानदार तो कोई रह ही नहीं सकता। पहले ही हम मान लेते हैं कि लोग, अच्छा अपने बारे में नहीं, आप सामने वाले के बारे में भी मानना शुरू कीजिए कि वो भी ईमानदार है। भले ही आप जब तक एजम्पशन पर किसी के बारे में मत सोचिए कि वो बेईमान है, आप सबको ईमानदार मानना शुरू करिए। हो सकता है बाद में आप गलत सिद्ध हो जाए, ठीक है गलत हो जाएंगे, लेकिन आप पहली बारी में किसी को बेईमान मत समझिए। हम पहली बारी में दूसरे को बेईमान समझिए, जो बेईमान लोगों की निशानी होती है, सबसे पहली निशानी यही होती है, वो सबको बेईमान बोलते हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं नॉर्मली सबको ईमानदार बोलते हैं। हमको बाद में पता चलेगा कि वो बेईमान था तो ठीक है, धोखा होगा एक बार, लेकिन आप शुरुआत में लोगों को, खुद को ईमानदार समझना शुरू कीजिए। और सामने वाला जो भी आदमी आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, अगर वो प्रूव्ड नहीं है कि वो बेईमान है, आप उसको ईमानदार मानिए। अगर आप उसको ईमानदार समझेंगे, खुद को ईमानदार समझेंगे, तो आप ईमानदार होंगे। इंटीग्रिटी को अडॉप्ट करने का, ईमानदारी सत्यनिष्ठा को अडॉप्ट करने का सबसे पहला तरीका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि खुद को, सामने वालों को, समाज को ईमानदार नजर से देखें, उनको ईमानदार समझे, उनको बेईमान मानना बंद करें। दूसरा है कि आप अपने वैल्यूज और बिलीव्स, आपके जो सिद्धांत हैं, जो आप हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है कि भाई हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, उसको आप आइडेंटिफाई करें, उसको पहचाने, है आपके अंदर, बस उसको पहचानने की जरूरत है, उसको पहचाने और उनके आधार पे अपना एक स्टैंडर्ड बनाए। जरूरी नहीं है कि आप हर आदमी हाईयर स्टैंडर्ड पे चले, हाईयर स्टैंडर्ड, आप छोटी सी शुरुआत करें कि भाई कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड मैं ये फॉलो करूंगा, फलाना मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां तो मैं ऑफिस कम से कम समय पे आऊंगा। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। आप अपना स्टैंडर्ड बनाए, अपने बिलीफ के आधार पे, डर कर नहीं, दूसरों से डर के करने की जरूरत नहीं, आप खुद बनाइए, तो आप खुद ही इंटीग्रिटी वाले रास्ते पे चलेंगे। और आपने जब एक वैल्यू और एक बिलीफ बना लिया, उस पर स्टैंड कीजिए। कोई डराए कि नहीं अरे तुम ऐसे कैसे कर लोगे, तुमको मैंने बोला था ऐसा काम करो, अगर कुछ भी हो आप उस पर स्टैंड रहिए। आप स्टैंड रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कोई बिगाड़ना चाहेगा आप नहीं भी करेंगे तब भी बिगड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो, पहले तो आप अपने वैल्यू बिलीफ्स को पहचाने, उनके आधार पे अपना एक एथिकल स्टैंडर्ड बनाए, अपना एक उसको पॉइंट आउट करके रखे अपने दिमाग में, एटलीस्ट या तो कागज पर, ये मेरा सिद्धांत है मेरे लाइफ का। और जब आपने उस सिद्धांत को पहचान लिया है तो उस पर आप स्टैंड करें, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फियर, फेवर, मनी, कुछ भी आए, आप उसके सामने स्टैंड करें, तो आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी भी बनेंगे और इसका बेनिफिट आपको हर जगह मिलेगा। चौथा है कि एथिकल डिसीजंस लें। डिसीजंस आप ऐसे ले जो एथिकली करेक्ट हो, वो खुद ही आपको पता होता, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता होता है मुझे घूस लेना है नहीं लेना है, आपको पता है कि क्या करना सही है, मुझे चोरी करनी है नहीं करनी है, आपको पता है कि आपको क्या करना सही है। इसमें किसी दूसरे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि सर मैं चोरी करूं या ना करूं, या कोई बोलेगा कि तुम मत करो तब आप ना करेंगे, वो कोई मतलब नहीं है। आपको खुद पता है, जो आपको पता है सही है आप वही करें और वैसा ही डिसाइड करें। अगला, बी ऑनेस्ट। आप शुरुआत कर दें कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा और ट्रांसपेरेंट रहूंगा, ईमानदार रहूंगा अपने कंडक्ट में, और मैं वही करूंगा जो
मैं किसी से छिपाने की जरूरत नहीं हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स पहले बोलते थे, मुझे याद है, आप लोगों को भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम कुछ भी करो, हमारे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो भी करो ऐसा काम करना जो आके हमको बता सको। तो आप वो स्टैंडर्ड अपने लिए आप सेट करें कि मैं वही करूंगा जो मैं किसी को भी बता सकूं कि भाई मैंने ये काम किया, उस आदमी को मैंने डांटा, मैं सबको बोलूंगा कि उसने गलत किया था, मैंने डांटा। अगर आप कुछ उसको जो आप किसी और को बता नहीं सकते वैसा काम मत करें। तभी ये इंटीग्रिटी को अडॉप्ट करने का, शुरुआत करने का बड़ा छोटा सा तरीका है। अगला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। आप जो भी काम करते हैं अगर वो गलत भी हो जाए, हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका मैलाफाइड इंटेंशन हो, आपसे बोनाफाइड मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। आपसे गलती होती है, आप उसको एक्सेप्ट करें, ओन करें, बोले कि ये गलती है और इसका जो पनिशमेंट है मैं लूंगा। आपका मन हल्का होगा और आपको पनिशमेंट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आपकी गलतियों को लोग समझ जाएंगे कि नहीं इसने बोनाफाइड मिस्टेक किया। पनिशमेंट तब ज्यादा मिलता है गलतियों का जब आप उसको छिपाते हैं। तो आप गलतियां हो गई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और ओनरशिप ले अपने डिसीजन। कई बार क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाती है। कुछ डिसीजन हमने लिया वो गलत हो गया, गलत हो गया तो फिर हम बोलते नहीं नहीं ये डिसीजन तो मेरा नहीं था, मेरे बॉस ने बोला था, या मेरे अरे वो तो नीचे वालों ने बोल दिया इसलिए हमको करना पड़ गया। नहीं, आपने सोच समझ कर डिसीजन लिया, वो गलत हो गया। ये सब आप लोग पे भी लागू होता है। आपने कोई डिसीजन लिया, फाइल पे कुछ ऐसा किया, वो गलत हो गया, आप बताइए कि हाँ मेरे से गलती हुई, नो प्रॉब्लम। किसी अगर आप अपने ओनरशिप लेंगे अपनी गलतियों का, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन घटेगी नहीं। अच्छा, अगला उससे रिलेटेड है कि होता क्या है ना कि हम अपने ऊपर नहीं लेते, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उसने गलती किया सर, उसने कर दिया। आप देखिएगा अक्सर ऐसा होता है, उससे बचिए। वो भी आप देखिएगा, ये देखने में टफ लगता है लेकिन आप एक बार केवल कोशिश करके देखिए, मैं आपको बताऊं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए, ये भी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने अंदर झांकिए, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, आप में क्या अच्छाइयां हैं, हमें क्या बुराइयां हैं। आप खुद अंदर देखते रहिए, अंदर वार्तालाप करते रहिए, आपको उसी को सेल्फ अवेयरनेस कहता है। आप अपने बारे में जितना अधिक जानते हैं, आप अभी किधर जाएंगे, क्या करेंगे, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। उसको बढ़ाइए, वो भी इंटीग्रिटी बढ़ाएगा। अच्छा, जब आप सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, उसको इंप्रूव कर लीजिए। जो भी कमियां आपको लगता है कि नहीं आप फलाने कंडीशन में झूठ बोल देते हैं, या ऑफिस आप लेट आते हैं, आपको पता है हो सकता है लेट हो जाए, मैं खुद ही कई बार अक्सर लेट हो जाता हूं, मुझे पता है कि मैं लेट होता हूं, तो मैं कम से कम कोशिश कर रहा हूं कि उसको सुधारूं। ऐसे ही आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, तो आप अगर अवेयर हो जाएंगे तो आप उसको इंप्रूव कर पाएंगे, और इंप्रूव करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एक जो मैंने सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड जस्ट दिस वंस, केवल एक बार कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बार रख लेते हैं, अगली बार से नहीं करेंगे, आज कर लेते हैं। जो बोला गया है, ये स्टडीज में पाया गया है कि पहले बार करने की संभावना सबसे कम होती है। अगर कोई गलत चीज है तो संभावना ये है कि आप फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे, 99% संभावना है। लेकिन अगर आपने कर लिया तो अगली बार उसको करने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। एक बार आपने कोई गलती की और आपने उसको जानबूझ के क्या, चलो इस बार ये आदमी मिठाई लेके आया, ले लेते हैं, अगली बार नहीं लेंगे, कोई आएगा तो। आपने एक बार ले लिया तो अगली बार फिर लेंगे, अगली बार फिर लिया तो अगली बार आप उससे जबरदस्ती मांगेंगे। तो कहने का ये है कि आप पहली बार ही करने से बचिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग पहली बार, जो एक बार ट्रैप में फंस गया वो फिर वो ट्रैप में फंस गया। लेकिन अगर आप फंस गए, मान लीजिए आज के डेट में आप कोई फंस गए हैं, तो क्या उससे निकला नहीं जा सकता? निकला जा सकता है। अब अगली बार कोई जब पहली बार लेके आएगा नेक्स्ट टाइम, उस समय आप मना कर दें। आप एक बार मना कर देंगे, अगली बार फिर कोई नहीं आएगा आपके पास। तो अगर हमको लगता है कि इंटीग्रिटी का कुछ बेनिफिट है और हम इंटीग्रिटी को अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, चाहे डर से या किसी बेनिफिट के इसमें या अपने मन से ही, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जब फर्स्ट टाइम आपको कोई कुछ ऑफर करता है, अभी भी पहले आपने क्या किया उससे मतलब नहीं पड़ता है, फर्स्ट टाइम जिस दिन आपको कोई ऑफर करता है आप मना कर दीजिए। मुश्किल है लेकिन आप एक बार कर देंगे, अगली बार आप फिर दोबारा उस प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं होंगे। एक जो अगला है वो है कि
जब भी आपको बेईमानी करने का विचार आए, अपने आप को उस जूते में रखिए, आप उस व्यक्ति की जगह पे खुद चले जाइए कि आज ये ट्रैक मेंटेनर कोई काम कराने आया है मेरे ऑफिस में, हो सकता है कि मेरा मार्क्स कुछ कम रह गया होता तो मैं भी वही ट्रैक मेंटेनर होता, हो सकता है। आपके माँ बाप ने आपको अच्छी पढ़ाई कराई, आपको समाज में कुछ मिल गया, कुछ लक हो गया, आपको नौकरी लग गई रेलवे में, आप ओएस बन गए या मैं ऑफिसर बन गया, लेकिन थोड़ा कम रहा होता तो हो सकता है हम किसी दूसरे परिवार में पैदा हो गए होते तो हो सकता है हम भी ट्रैक मेंटेनर होते, आप भी ट्रैक मेंटेनर होते, आप भी किसी और उसकी कुछ आवश्यकता होती, वो आपके ऑफिस में आपके सामने खड़ा होता है, आप उसके सामने खड़ा होते। अगर आप खुद को उस जगह पे रख के देखिएगा तो आपके बेईमानी करने की संभावना घट जाएगी। कोई बिल पास कराने आया है तो आप सोचिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर होते या आप कोई स्टाफ होते, जो आप जहां आप बैठे हैं वहां पे वो होता, तो आप खुद को उस जगह पे रखना शुरू कीजिए। जब भी मन में विचार आए कि आप सोचिए कि नहीं अगर मैं वहां होता तो क्या ये सही होता, 99% चांस है कि आप खुद ही रिफ्रेन कर जाएंगे, आप रुक जाएंगे। और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आप, वो गांधी जी का एक ताबीज बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, किताबों के पीछे लिखा रहता था कि अंतिम आदमी को याद कीजिए। आप देखिए, आप हम लोग किस कंडीशन में हैं, अभी एसी कमरे में बैठे हैं, अच्छी कुर्सियां हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, और लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सर नहीं है, सर छिपाने के लिए घर नहीं है, लोग सड़क किनारे हैं। आप इस ऐसे गरीब देश में आप बहुत ही अच्छे कंडीशंस में, आप टॉप 10 लोगों में हैं, टॉप 10% लोगों में हैं। आप उसको याद कीजिए जो अंतिम पायदान पर है। उस अंतिम पायदान के व्यक्ति को अगर आप याद करिएगा, आप अगर उसके बारे में सोचिएगा तो कभी भी आप इंटीग्रिटी छोड़कर बेईमानी वाले रास्ते पर नहीं जाइएगा। लेकिन हम लोगों ने उसको सोचना बंद कर दिया है, हम लोगों ने उस पर चर्चा करना बंद कर दिया है। जरूरत है कि उसको हम उनके बारे में सोचें। ये जो मैंने बताया, अगर आप इंटीग्रिटी की प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहते हैं तो ये जो 5, 10, 15 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसको अगर आप नोट करके रखेंगे, इस पर अमल करेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। अब हम लोग अंतिम पायदान पे आ गए हैं और अंतिम में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, और वो कहानी आप सब लोगों को पता है। कहानी बहुत ही साधारण सी है, लियो टॉलस्टॉय की कहानी है। उसके जो पात्र हैं उसमें नाम रशियंस हैं। मैं नाम और पात्र जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं एक सिंपल एक कहानी सुनाऊंगा कि एक व्यक्ति था जिसके पास पहले से खेत था, लेकिन उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। उसको लगता था कुछ और खेत होता तो मेरी जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान होती, मेरे पास ज्यादा गेहूं होता तो मैं ज्यादा उसका बेच के पैसा कमाता, मेरे परिवार के लोग ज्यादा सुखी होते। किसी राजा के बारे में उसे पता चला कि वो बड़ा दयालु है। वो दौड़ता हुआ उस राजा के पास गया, वो गया वहां से अपने घर से, लेकिन राजा बेसिकली दयालु नहीं था, वो टेस्ट लिया करता था। और उस राजा से उसने पूछा कि महाराज, मैंने आपका नाम बहुत सुना है कि जो भी कुछ मांगने आता है आप उसको देते हैं, मेरी भी एक छोटी सी आशा है आपसे। तो बोला, बताओ क्या चाहिए। मुझे जमीन चाहिए। किसान ने बोला कि मुझे जमीन चाहिए, मेरे पास जमीन है लेकिन थोड़ा और मिल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। राजा ने पूछा कि तुमको कितनी जमीन चाहिए। इसके पास कुछ फिक्स आंसर नहीं था कि कितनी जमीन चाहिए। उसने बोला कि जमीन चाहिए, लेकिन कितना चाहिए मुझे खुद नहीं पता, जितना आप दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा दे दीजिए तो मेरे लिए जीवन ज्यादा आसान हो जाएगा। राजा ने बोला कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम चाहे जितनी जमीन ले लो मेरे राज्य से। तो इसका पता कैसे चलेगा कि मेरी जमीन कितनी है? राजा ने बोला कि तुम सुबह उठो, कल सुबह आओ, जैसे ही सूरज निकलता है तुम दौड़ना शुरू करो, और जहां तक तुम दौड़ कर चले जाओगे वहां से शाम होते होते तुम वापस आ जाना। और अगर तुम वापस आ जाओगे, जहां तुमने वो झंडा गाड़ा होगा, जहां से तुमने वापस लौटना शुरू किया होगा, मेरे महल में वापस आ जाओगे, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बस। और उस किसान ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं जितना ज्यादा दौड़ लूं। सुबह कुछ खाना नहीं खाया, उसको नींद नहीं आई। सुबह सुबह पहुंच गया राजा के पास कि आज तो पूरा राज्य अपने नाम से लिखवा लूंगा। और वो व्यक्ति, राजा ने झंडा दिखाया कि दौड़ो, दौड़ना शुरू किया। धूप आ गई फिर भी दौड़ता रहा, कहीं उसने रेस्ट नहीं लिया। दौड़ते दौड़ते वो काफी दूर चला गया। इतना दूर चला गया जब उसको महसूस हुआ कि ये तो दिन आधा से ज्यादा बीत चुका है, अब शायद मैं वापस ना लौट पाऊं।
लौटते समय उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन उसके मन में संतोष तो था नहीं। जहां ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाने की उसने कोशिश की। जब शाम धुंधलका आने लगी तो वो जिस स्पीड से आया था उसके डबल स्पीड से उसने भागना शुरू किया, और भागते 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 अंतिम में वो राजा के महल तक पहुंच गया। और लेकिन पहुंचने के साथ ही वो गिर गया। राजा समझ गया कि उसका क्या हादसा होने वाला है, राजा को पता था। और उसने, उसके जो आसपास के लोग थे वो गए, उसको देखा, वो आदमी जिंदा नहीं था। और उसके बाद उस व्यक्ति को उसी जमीन पर जिसको उसने दौड़ कर नापा था, उस जमीन में उसको दफना दिया गया। और दफनाने के बाद राजा ने उसको उस फीता से उसको नापा कि वो जमीन कितनी थी, और अंतिम में ये बोला कि बस इसको 6 फीट जमीन चाहिए था। हम सब की आवश्यकता केवल 6 फीट जमीन है, और अगर आप हिंदू हैं तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपको तो जमीन भी नहीं चाहिए। वो ईसाई था या मुस्लिम था तो शायद उसको जमीन की आवश्यकता थी, लेकिन अगर आप किसी भी धर्म के हैं तो मैक्सिमम जो जमीन आपको चाहिए वो है 6 फीट। उससे ज्यादा आपको नहीं करना, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए उतना काफी है। जो कबीरदास बोलते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और जब भी आपको लगे कि आपके पास कम संपत्ति है, आप इस कहानी को याद करिएगा। कहने का मतलब यह है, आज के इस पूरे एक्सरसाइज का मतलब यह है कि हम जहां भी हों, हमारा कंट्रोल एक होता है ना कि हम पूरी दुनिया को सुधारने का जिम्मा ले लें। हम पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते, हमारा कंट्रोल अपने स्फेयर पे है। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ईमानदार बनेंगे, बाकी लोग ईमानदार आपके कारण बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही ईमानदार नहीं है तो फिर तो आप सिस्टम के पार्ट है, आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था। हम लोग विजिलेंस में केवल प्यूनिटिव विजिलेंस का मतलब नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको अवगत कराने का भी है। और मैं सीनियर डीपीओ साहब से को धन्यवाद भी दूंगा, इन्होंने इतना समय दिया। और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं धनबाद से ये शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे बहुत खुशी है कि धनबाद से ही शुरू हुआ। धनबाद से मेरा विशेष प्रेम भी है। लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का प्रोग्राम आप अपने लेवल पे, सीनियर डीपीओ साहब को इन्वॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना के अपने लोगों के बीच में इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। जो चर्चा बंद हो गई है ईमानदारी पे, इंटीग्रिटी पे, और जो चर्चा केवल बेईमानी पे, करप्शन पे केंद्रित हो गई है, उसको चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए आपको खुद पहल करनी होगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो मैं आप सब लोगों को, आपने बहुत ही पेशेंटली मुझे सुना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों पे कुछ ना कुछ इसका असर हुआ होगा। और आप जब यहाँ से जाएंगे तब भी आप इन बातों को मानेंगे, सुनेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप सब लोगों का विजिलेंस के तरफ से, ईसीआर विजिलेंस टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं।